और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाला हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ, इंटरव्यू लेने वाला नहीं बल्कि द इंटरव्यू चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। और ये जो तुम्हारा द इंटरव्यू चैप्टर है ना, ये द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से लिया हुआ एक छोटा सा पार्ट है। इसमें 2 पार्ट है। पार्ट 1 में हम ये देखेंगे कि अलग अलग लोगों की इंटरव्यू के बारे में क्या ओपिनियन है, क्या राय है, और पार्ट 2 में हम एक इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 1 से। आज से लगभग 130 साल पहले इंटरव्यू की शुरुआत हुई और आज इंटरव्यू जर्नलिज्म का एक कॉमन हिस्सा हो गया है। लगभग हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है उसने कभी न कभी इंटरव्यू के बारे में पढ़ा है या सुना है। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो साल में लगभग हजारों सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लिया जाता है, कुछ का तो कई बार लिया जाता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है इंटरव्यू के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, इसके मेथड्स के बारे में, इसके मेरिट्स के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हैं। जहां कुछ लोगों का मानना है कि इंटरव्यू सच्चाई को सामने लाकर रख देती है, उनके लिए ये आर्ट है। वहीं दूसरी ओर सेलिब्रिटीज इसको नापसंद करते हैं। वो कहते हैं हम इंटरव्यू का शिकार हो जाते हैं, हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में पता चल जाता है और हम इससे काफी परेशान हैं। वो लोग इंटरव्यू को अपने पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी मानते हैं। पहले कुछ कल्चर्स में ऐसा माना जाता था कि अगर कोई तुम्हारी तस्वीर बना लेता है इसका मतलब वो तुम्हारी आत्मा चुरा लेता है। ठीक वैसे ही सेलिब्रिटीज का मानना है कि एक इंटरव्यूअर हमारे निजी जिंदगी के बारे में सबको बता देता है। हम अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सबको पता चल जाता है। तो आओ देखते हैं कि लोगों का इंटरव्यू के बारे में क्या ओपिनियन है। वीएस नायपॉल कहते हैं कि अगर आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो आप उनको घायल कर देते हैं। आप उनके प्राइवेट लाइफ के बारे में पूछते हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जनता की नजर में आ जाते हैं और कई बार बदनाम हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो अपना कुछ पार्ट लूज कर देते हैं। दूसरे हैं लेविस कैरल, जो कि एलाइस इन वंडरलैंड के क्रिएटर हैं। ये तो भाई साहब इंटरव्यूअर से इतना डरते हैं कि मत ही पूछो। ये कभी भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इंटरव्यू से भागते हैं। ये पब्लिक का अटेंशन लेने से डरते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि कहीं ना कहीं उनके पर्सनल लाइफ के बारे में खुल जाएगा। जो इनको जानते थे वो उनसे भी दूर भागते थे, इंटरव्यूअर से तो दूर भागते ही भागते थे। और जो लोग बार बार सवाल जवाब करते थे या फिर ऑटोग्राफ मांगने आते थे, उनसे भी दूर भागते थे, ऑटोग्राफ भी नहीं देते थे। ये चुपचाप अपना बस काम करते थे और अपना काम से ही लोगों को जवाब देते थे, और इनसे उनको सेटिस्फैक्शन मिलती थी, एक अंदर से खुशी मिलती थी। सीधा सा मतलब है कि ये ज्यादा हाईलाइट होना नहीं चाहते थे। रुडियार्ड किपलिंग ये तो इंटरव्यूअर का सरासर विरोध करते थे। इनकी पत्नी कैरलिन अपने डायरी में लिख के हमें बताती है कि 14 अक्टूबर 1892 को बोस्टन में 2 रिपोर्टर्स ने इनका पूरा दिन बर्बाद कर दिया। वो बताती है कि उनके पति रिपोर्टर्स को ये कहते हैं कि तुमको पता है कि मैं इंटरव्यू क्यों नहीं देता हूँ तुमको, क्योंकि ये इमोरल है, क्राइम है, इंटरव्यू देना गुनाह है। तुम लोग फोर्सफुली हमसे इंटरव्यू लेते हो। जैसे एक क्रिमिनल को क्राइम करने के बाद पनिशमेंट दिया जाता है ना, ठीक उसी तरीके से तुम लोगों को भी पनिशमेंट देना चाहिए। हम इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं, फिर भी जबरदस्ती मुंह में माइक ठूस देते हो। हद होता है भाई। लेकिन तुम सब हमको सताते हो, बार बार क्वेश्चन पूछ के तंग कर देते हो एकदम से। देखो ना, तो कोई सम्मानित व्यक्ति तुमको इंटरव्यू देगा, और अगर तुम सम्मानित होगे तो इंटरव्यू नहीं लोगे। ये सब बात कौन बोल रहा है? कैरोलिन के पतिदेव, जिनका नाम है रुडियार्ड किपलिंग। हालांकि आज से कुछ ही साल पहले किपलिंग ने मार्क ट्वेन का एक इंटरव्यू लिया था, 1892 से कुछ साल पहले। अब बात करते हैं एच.जी. वेल्स की, जो कि 1894 में बोलते हैं कि इंटरव्यू देना बहुत ही बकवास चीज है, बहुत ही अजीब लगता है इंटरव्यू देना। लेकिन फिर भी लोग इनसे फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू लेते रहते थे। और ये कहने के कि इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा बकवास होता है, इसके 40 साल बाद उन्होंने खुद जोसेफ स्टेलिन का इंटरव्यू लिया था। मतलब ये वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शुरुआत में इंटरव्यू को बहुत ही बुरा वाला कहा कि इंटरव्यू बहुत ही खराब चीज है, क्राइम है, देने में बहुत ही अजीब लगता है, बकवास चीज है। लेकिन बाद में चल के खुद बदल गए और अलग अलग लोगों का इंटरव्यू लिया। ये दोनों एकदम हमारे पलटू चचा लिखा है। सॉल वैलो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटरव्यू के लिए कई बार राजी हुए हैं, लेकिन फिर भी इनका मानना है कि इंटरव्यू गला घोटने के बराबर है। जब आप जबरदस्ती किसी का इंटरव्यू लेते हैं, मतलब आप उसका गला दबा रहे हैं। वो कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं, फिर भी आप उससे जबरदस्ती उगलवा रहे हैं। इनका भी इंटरव्यू को लेकर एक खराब ओपिनियन है। हालांकि वो इंटरव्यू के बारे में इतना बुरा भला कहते हैं, इंटरव्यू के ड्रॉबैक्स बताते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इंटरव्यू एक कम्युनिकेशन का जरिया है। कुछ बातें ऐसी होती है जो हमें इंटरव्यू के माध्यम से ही पता चलती है। डेनिस ब्रेन लिखते हैं कि इंटरव्यू हमें किसी भी इंसान के बारे में बताता है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चाल ढाल कैसा है, एज ए पर्सन वो कैसा है, ये हमें इंटरव्यू से पता चलता है। उनकी इमेज कैसी है, उनकी कैसी पर्सनालिटी है, इन सब चीजों के बारे में हमें पता चलता है। वो ये भी लिखते हैं कि जब एक इंसान दूसरे इंसान से सवाल पूछता है तो सिर्फ उसका जवाब उसको ही नहीं मिलता है, बल्कि और लोगों को भी मिलता है। अब जो इंटरव्यूअर है सिर्फ उसको ही जवाब थोड़ी ना मिलेगा, जो देख रहा है उन सबको भी जवाब मिलेगा। और यही कारण है कि एक इंटरव्यूअर के पावर की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। जब वो ऑन कैमरा होता है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो कोई भी सवाल पूछ सकता है और किसी भी सवाल का जवाब निकलवा सकता है, सारी सच्चाई निकलवा सकता है। ये कहना है डेनिस ब्रेन का। भाई यही एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो इंटरव्यू को अच्छा बोल रहा है। तो देखा तुमने, अलग अलग लोगों का इंटरव्यू को लेके अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू खराब है, कुछ लोग इंटरव्यू से भागते हैं, कुछ लोगों ने पहले इंटरव्यू का बुराई किया और बाद में चल के खुद ही फेमस लोगों का इंटरव्यू लिया।
और कुछ लोग इंटरव्यू को अच्छा मानते हैं क्योंकि उनसे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, सामने वाले व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि उसका चरित्र कैसा है, वो कैसा व्यक्ति है। क्योंकि अगर हम सेलिब्रिटीज को सिर्फ टीवी वगैरह पर देखते हैं, कैरेक्टर में रहते हैं वो लोग, तो उनके रियल लाइफ के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन जब एक इंटरव्यूअर जाके पूछता है, सवाल जवाब करता है, तब हमें पता चलता है कि अच्छा शाहरुख खान तो ऐसा है, सलमान खान तो एक रियल लाइफ में ऐसा है, वो तो बस फिल्म में ऐसा था। तो डेनिस ब्रेन जैसे कुछ लोग हैं जो इंटरव्यू को अच्छा मानते हैं। यहीं पे तुम्हारा पार्ट 1 खत्म हो जाता है और अब हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चलो तो अब देखते हैं कि कैसे इंटरव्यू लिया जाता है, और अगर तुमसे कोई इंटरव्यू लेता है तो तुमको कैसे इंटरव्यू देना चाहिए। लेना कैसे है और कैसे देना है, ये दोनों चीज तुमको सीखना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं तुमको एक छोटा सा चीज समझा देना चाहता हूँ। देखो, जो इंटरव्यू लेता है ना उसको कहते हैं इंटरव्यूअर, और जो इंटरव्यू देता है उसको कहते हैं इंटरव्यूई, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इंटरव्यू। हालांकि मुझे ये चीज तुमको शुरू में ही समझा देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। अम्बर्टो इको जो कि एक प्रोफेसर हैं और संडे को नॉवेल्स लिखते हैं, और हम इन्हीं के इंटरव्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इनका इंटरव्यू द हिंदू न्यूज़पेपर के रिपोर्टर मुकुंद पद्मनाभन लेने वाले हैं। ये इंटरव्यू लेंगे और अम्बर्टो इको इंटरव्यू देंगे, जो कि एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, इटली में। ये इटली का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। और ये जो अम्बर्टो साहब हैं, ये बहुत ही रेप्यूटेटेड इंसान है, बहुत ही फेमस इंसान है, जिन्होंने सिमोटिक्स के आइडियाज दिए हैं। सिमोटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ साइन, और इसके बारे में मुझे खास पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उन्होंने सिमोटिक्स के बारे में बहुत कुछ बताया, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन में भी काफी अच्छा किया, और मेडाइवल एस्थेटिक्स के बारे में भी काफी कुछ बताया है। और अब जाके वो फ्रिक्शन राइटिंग कर रहे हैं। कुल मिला के कहा जाए तो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ रखे हैं। लिटरेरी फ्रिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एस्से, बच्चों की किताबें, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, इन सब पे उन्होंने काफी कुछ लिखा है, तभी ये इतने ज्यादा फेमस हैं। और 1980 में इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, और इसकी 10 मिलियन कॉपीज बिक गई भाई, और उसी टाइम से ये इतने ज्यादा फेमस हो गए। खैर, इनकी कामयाबी के बारे में बहुत कुछ जान लिया, अब इनके इंटरव्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो मुकुंद साहब पूछते हैं कि एक बार डेविड लॉस, जो कि एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट हैं और एक एकेडमिक हैं, उन्होंने कहा था कि एक इंसान एक ही बार में इतना सारा काम कैसे कर सकता है। हो सकता है मेरे तौर तरीके से ऐसा लगता हो कि मैं बहुत काम करता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं एक टाइम पर बस एक ही काम करता हूँ। अच्छा, और वो कौन सा काम है? ये तो आपने बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिया। मुझे ना फिलोसफिकल में बहुत इंटरेस्ट है, और इसी चीज को मैं फॉलो करता हूँ अपने एकेडमिक वर्क में भी और अपने नॉवल में भी। यहाँ तक कि जो मैं बच्चों के लिए किताबें लिखता हूँ वो भी नॉन वायलेंस और पीस के ऊपर होती है। तो देखा आपने, यहाँ भी एथिकल और फिलोसफिकल इंटरेस्ट के बारे में ही मैंने लिखा है। मतलब क्या सही है, क्या गलत है, इन्हीं सब चीजों के बारे में लिखा है मैंने। तो देखा आपने, मैं एक ही काम करता हूँ, जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है मैं उसी चीज को हर जगह यूज करता हूँ। और फिर मेरा एक सीक्रेट भी है। क्या आपको पता है कि अगर ब्रह्मांड में से खाली जगह को निकाल देंगे तो क्या होगा? अगर एटम के बीच के खाली जगह को निकाल देंगे तो क्या होगा? सारा ब्रह्मांड मेरे मुट्ठी के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारा खाली स्पेस है, जिसे मैं इंटरस्टाइक्स बोलता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप मेरे घर आ रहे हैं, आप लिफ्ट में हैं और मैं तीसरी मंजिल पे अपने कमरे में आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो जब तक आप पहली मंजिल से लिफ्ट पकड़ के तीसरी मंजिल पे आएंगे, तब तक मेरे पास काफी खाली समय रहेगा, और इतने समय में मैं एक आर्टिकल लिख लूंगा। तो देखा आपने कैसे मैंने खाली समय को इस्तेमाल कर लिया। अब हर कोई तो ऐसा नहीं कर सकता है ना अम्बर्टो साहब। अच्छा, आप जो नॉन फिक्शनल चीजें लिखते हो अपने स्कूल के बच्चों के लिए, वो काफी मजेदार होती है और आपके पर्सनल लाइफ से काफी अटैच्ड होती है। काफी रियल लाइफ एग्जांपल्स वगैरह होते हैं, एक पर्सनल टच होता है आपका एक तरीका है। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है। आपके पढ़ाने का ना एक अलग अंदाज है। बाकी लोग लिखते हैं या पढ़ाते हैं तो काफी बोरिंग होता है, लेकिन आप जब पढ़ाते हैं ना तो आपका एक अलग अंदाज है। तो ये नेचुरली आता है आपके अंदर से कि जानबूझ के आप ऐसा करते हैं ताकि बच्चों को अच्छा लगे। चलिए तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि ये नेचुरल आता है कि मैं बना के लिखता हूँ। देखिए, जब मैं इटली में था और अपने डॉक्टर की उपाधि के लिए एक प्रोजेक्ट लिख रहा था, तो मेरे प्रोफेसर ने मुझसे कहा था कि जितने भी स्कॉलर बच्चे होते हैं वो एक गलत हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर उसको करेक्ट करके हमें दे देते हैं। वो अपनी गलतियां छुपा लेते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने जो गलती किया है उसको भी मेंशन किया है कि हाँ मैंने ये एरर किया है और फिर मैंने इसको सुधारा है, और फिर उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि हाँ मैंने बिल्कुल सही किया है। और उनको मेरा ये स्टाइल इतना पसंद आया कि उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को एज अ बुक पब्लिश कर दिया। जो मैंने थीसिस लिखी थी ना, उसको एज अ बुक पब्लिश कर दिया। उस समय मैं 22 साल का था और मैं उसी समय समझ गया था कि हाँ इस तरीके से मुझे रिसर्च को लिखना चाहिए, अपनी कहानियों को बताते हुए, रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हुए। जैसे मैंने अपने थीसिस में बताया कि मेरे से ये गलती हुई, फिर मैंने इसको सुधारा, फिर मेरे साथ ये गलती हुई, फिर मैंने इसको सुधारा। तो ये बात मेरे प्रोफेसर को अच्छी लगी। तो ठीक उसी तरीके से जो भी मैं एकेडमिक बुक लिखता हूँ या फिर कोई नॉवेल वगैरह लिखता हूँ, तो उसमें मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल डाल देता हूँ ताकि बच्चों को अच्छा लगे, वो अपने से रिलेट कर पाए। इसीलिए जब आप मेरा एस्से वगैरह पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई अपनी ही कहानी बता रहा है। और यही कारण है कि लगभग 50 साल के आसपास मैंने अपना नॉवेल लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि इतने साल मुझे एक्सपीरियंस गेन करने में ही लग गया।
मुझे याद है मेरा एक दोस्त हुआ करता था रोलिन बार्थ, वो इस बात को लेकर काफी परेशान रहता था कि मैं बस ऐसे लिख पाता हूँ, नॉवेल नहीं लिख पाता हूँ। अपने जीवन में एक दिन उसे कुछ क्रिएटिव लिखना था, लेकिन बेचारा लिखने से पहले ही मर गया। अब देखिए, मैं अपने दोस्त की तरह चिड़चिड़ा नहीं रहता था कि एक दिन लिखूंगा, बहुत अच्छा लिखूंगा, ये सब मेरे दिमाग में नहीं आता था। मैंने तो अचानक ही नॉवेल लिखना स्टार्ट कर दिया। एक दिन फ्री था तो स्टार्ट कर दिया, और मेरा जो तरीका है ना लिखने का, उससे मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। नॉवेल्स की बात करें तो द नेम ऑफ रोज के बाद आप काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। आपने 5 नॉवेल्स लिखे और लगभग 20 से ज्यादा नॉन फ्रिक्शनल राइटिंग लिखी। 20 नहीं, लगभग 40, माफ कीजिए 40 से भी ज्यादा लिखा है आपने। उसमें से एक तो आपने संकेत भाषा के ऊपर लिखा है, सेमियोटिक्स के ऊपर। लेकिन ज्यादातर लोगों से अगर अम्बार्टो इको के बारे में पूछा जाए तो वो बस यही कहेंगे कि वो एक नॉवेलिस्ट हैं। क्या ये बात आपको परेशान नहीं करती है? हाँ, मैं इस बात से थोड़ा परेशान होता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मानता हूँ जो सिर्फ संडे को नॉवेल्स लिखता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूँ, न कि पैन क्लब्स और राइटर्स की मीटिंग। मैं अपने आप को एकेडमिक कम्युनिटी का हिस्सा मानता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादातर लोगों ने मेरी नॉवेल्स पढ़ी है, इसीलिए सब लोग मुझे नॉवेलिस्ट के रूप में ज्यादा जानते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं नॉवेल लिखकर बहुत अधिक लोगों तक पहुँचा हूँ, और सेमियोटिक्स की चर्चा करके मैं ये आशा नहीं कर सकता कि मैं 10 लाख लोगों तक पहुँच सकता हूँ। आपकी ये बात मुझे मेरे अगले प्रश्न की ओर ले चलती है। द नेम ऑफ रोज, ये जो आपकी नॉवेल है, ये काफी सीरियस नॉवेल है। ये एक जासूसी नॉवेल है, लेकिन साथ ही साथ इसमें मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मिडाइवल हिस्ट्री की बात की गई है। इन सब के बावजूद बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया। तो क्या ये सब आपको भ्रमित करती है? किसी पॉइंट पे आपको कंफ्यूज करती है कि यार इतने सारे लोगों ने कैसे पढ़ लिया इस सीरियस नॉवेल को? नहीं, मैं तो कभी कंफ्यूज नहीं हुआ, लेकिन जर्नलिस्ट और कुछ पब्लिशर्स जो हैं वो जरूर कंफ्यूज हो गए थे इस बात को लेकर कि इतने सारे लोग कैसे पसंद कर रहे हैं इसको। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लोगों को सस्ती चीजें जो इजी टू रीड होती है वो चीजें ज्यादा पसंद पड़ती है, ना कि कठिन चीजें। जटिल चीजें पढ़ना लोग पसंद नहीं करते हैं, ऐसा उनका मानना था, इसलिए वो ज्यादा कंफ्यूज रहते थे। अब मान लीजिए कि इस प्लैनेट पे 6 मिलियन लोग हैं, और मेरी जो नोवेल है द नेम ऑफ रोज, उसकी लगभग 10 से 15 मिलियन के बीच में कॉपीज बिकी हैं। तो इस हिसाब से तो मैं बहुत कम पढ़ने वाले लोगों तक पहुंचा हूं। लेकिन हाँ, मैं जितने लोगों तक पहुंच पाया हूं, कम से कम वो लोग तो आसान पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, या यूं कह लूं कि कम से कम हमेशा वो आसान पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी थोड़ी जटिल चीजें भी पढ़ना पसंद करते हैं, तभी तो उन्होंने मेरी किताब पढ़ी। मैं खुद भी रात को डिनर करने के बाद 9 बजे टेलीविजन देखता हूँ, और या तो मियामी वाइस या इमरजेंसी रूम देखता हूँ, और ये देखकर मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे इसकी आवश्यकता होती है, पर पूरे दिन नहीं, बस रात में खाना खाने के बाद। तो जैसा कि मैं कभी ऐसे मनोरंजन वाली चीजें देख लेता हूँ, ठीक वैसे ही ये 10 से 15 मिलियन लोग वैसे हैं जो कभी कभी थोड़ा अलग हट के पढ़ना चाहते हैं। सेम टाइप के मसालेदार चीज पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, इसलिए थोड़ा हट के पढ़ना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस नोवेल की सफलता का संबंध कुछ इस तथ्य पे हो सकता है कि ये मिडाइवल हिस्ट्री के पीरियड के समय की है? मुकुंद अपनी बात कह ही रहा था कि अम्बार्टो इको ने उसको इंटरप्ट करते हुए कहा, हाँ, हो सकता है कि मैंने मिडाइवल हिस्ट्री की बात की है, शायद इसीलिए वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई। लेकिन मैं आपको एक दूसरी कहानी भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी समझदार चीनी व्यक्ति की तरह कहानियां सुनाता हूँ। मेरी अमेरिकन पब्लिशर ने मुझसे कहा था कि मेरे नोवेल की 3000 से ज्यादा कॉपियां नहीं बिकेगी। हालांकि उसको मेरी किताब पसंद थी, लेकिन उसका ऐसा मानना था कि अमेरिका जैसे देश में जहाँ किसी ने कैथेड्रल नहीं देखा है और ना ही लैटिन पढ़ा है, वहाँ ये 3000 से ज्यादा कॉपीज नहीं बिकेगी। और उसने मुझे 3000 कॉपीज की एडवांस पेमेंट कर दी थी, लेकिन सिर्फ अमेरिका जैसे देश में 2 से 3 मिलियन कॉपीज बिकी। मेरे से पहले बहुत सारे बुक मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में लिखे गए हैं, और मेरे हिसाब से इस पुस्तक की सफलता एक रहस्य है। कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता है कि ये क्यों फेमस हो गई इतनी। शायद अगर मैंने इस बुक द नेम ऑफ रोज को 10 साल पहले लिखा होता या 10 साल बाद लिखा होता तो इतनी सक्सेस नहीं मिलती। उसी समय ऐसा क्या हुआ, ये एक रहस्य है, और यहीं पर यह इंटरव्यू खत्म हो गई। तो देखा आपने कैसे इंटरव्यू लिया जाता है और कैसे इंटरव्यू दिया जाता है। जब तुम भी बड़े आदमी बन जाओगे ना, तो ऐसे ही इंटरव्यू देना। काश कोई मेरा भी इंटरव्यू ले लेता यार, पता नहीं साला कब बड़ा आदमी बनूंगा। हाँ तो भाई लोग, कैसी लगी तुमको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमको कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट करके बिंदास पूछो भाई। इस चैप्टर का एमसीक्यू टेस्ट जाके जरूर देना, हमारी एप्लीकेशन आरके क्लाइंस पे अवेलेबल है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आरके क्लाइंस के नाम से आईडी है। और अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मार लो यार, इतनी मेहनत तुम्हारे लिए तो करता हूँ। गलत बात है, सब्सक्राइब नहीं करते हो, चीटिंग करते हो तुम, चीटिंग। चलो दूसरे वीडियो में मिलता हूँ।